आपकी अनुमति से 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में अनुदान मांगों पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, राजस्थान और केंद्र दोनों का लक्ष्य एक है कि राजस्थान विकसित हो, पूरा भारत विकसित हो, और एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि 2047 तक, हम हमेशा अपने लिए तारीख तय करते हैं, हर काम के लिए तारीख तय करते हैं। 2047 तक हमारे को इस भारत को, राजस्थान को विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट भी हुआ, आज अनुदान की मांगे हुई। मैं इस सदन के पटल पर कहना चाहूंगा कि आज की चर्चा बड़ी शानदार चर्चा थी। अनेकों विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी और सब तथ्यात्मक, बहुत शानदार सुझाव दोनों पक्ष की तरफ से आए। मैं एक बार धन्यवाद के रूप में नाम लेना चाहूंगा श्री जसवंत सिंह यादव, अशोक चांदना जी, बालमुकुंद आचार्य जी, अमीन कागजी जी, गोविंद प्रसाद जी, रोहित बोहरा जी, दीप्ति किरण महेश्वरी जी, अनीता जी जाटव, गुरवीर सिंह जी, डॉक्टर शिखा मील जी, जीवाराम चौधरी, अरुण चौधरी जी, जाकिर हुसैन साहब, जसवंत सिंह गुजर, ताराचंद जी, मनोज कुमार जी, रविंद्र भाटी जी, सुभाष मील जी, हाकम अली खान साहब, लाला राम जी, श्री घनश्याम जी, श्रीमती कल्पना देवी जी, कुमारी रीता चौधरी जी, श्री चंद्रभान सिंह चौहान साहब, श्री उमेश मीणा जी, श्री कुलदीप धनखड़ जी, श्री ललित यादव जी, श्री अंशुमन भाटी जी, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, श्री लाडूलाल पीतलिया जी, श्री अभिमन्यु जी, श्री धर्मपाल जी, श्री संजय कुमार जी, श्री डूंगर राम जी, श्री राजेंद्र जी, श्री नानालाल जी, श्री पूसाराम जी, श्री देवेंद्र जोशी जी, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी जी, रफीक खान साहब एंड श्री आदू राम मेघवाल साहब। आप सभी ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स दिए। हालांकि मुझे ताज्जुब हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस आत्मीयता से, जिस जज्बे से, जिस जोश के साथ, जिस बारीकी से मेरे कांग्रेस के साथी सुझाव दे रहे थे, जो कमियां थी, मुझे लगा जैसे इनकी सरकार तो कभी रही नहीं। लेकिन सुझाव अच्छे आए। आज की सदन की चर्चा तो अच्छी हुई। पिछले 5 दिनों में, क्योंकि अनुदान की मांगे मेरे विभाग की आई हैं, तो मुझे बोलने का मौका आज पहली बार मिला है। पिछले कुछ दिनों में ये बजट की चर्चा और के अनुदानों की चर्चा का बहाना लेकर कुछ समाज विरोधी बातें बोली गई, जिससे बड़ा कष्ट हुआ। पधारो हमारे देश राजस्थान की परंपरा, वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा वाला हिंदुस्तान, और यहां पर बांटने की बातें हुई, तोड़ने की बातें हुई, भड़काने की बातें हुई। और जब मैंने देखा कि हमारे कांग्रेस के साथी कुछ टोक भी नहीं रहे, रोक भी नहीं रहे अपने साथियों को, तो आपके इच्छा के ऊपर, आपके जो इंटेंशन है, भावना है, उसके ऊपर फिर शक होता है। हम विपक्षी हो सकते हैं विचारधारा में, लेकिन राष्ट्र हमारा एक है और हमारे पूर्वज भी एक है। जब एक समाज के पूर्वजों के लिए यहां बात करी गई, पूरे राजस्थान को उसको कष्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैनिक हूं और जीवन भर सैनिक रहूंगा। मैं एक खिलाड़ी भी हूं, जीवन भर खिलाड़ी रहूंगा। आज मैं एक जनसेवक भी हूं, और क्योंकि जनसेवक हूं इसलिए एक कविता यहां पढ़ी गई जो समाज को बांटने वाली कविता थी। मैं समाज को जोड़ने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने योद्धाओं को नमन करने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्रश्न है सम्मान का, प्रश्न है सम्मान का। सम्मान किसका? आपके, हमारे पूर्वजों का। प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का। बलिदान है जवान का। उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जवानी। प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का।
बलिदान है जवान का और जवान है हिंदुस्तान का। सभी योद्धा हर जाति के होते हैं और पूजनीय होते हैं। हम योद्धाओं को अगर बांटने लग गए तो फिर ये देश कहां जाएगा? प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, जवान है हिंदुस्तान का। किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी शहादत, तभी है बना मजबूत भारत। कांग्रेस को है बांटने की आदत, कांग्रेस को है बांटने की आदत। इनके सपने में नहीं एक भारत, कांग्रेस को है बांटने की आदत, इनके सपने में नहीं एक भारत। बस मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं, मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं, पर दुकान नफरत की चलाते हैं। वो जो कविता यहां पढ़ी गई थी अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर केवल जहर था। रोकना चाहिए था, रोका नहीं। बस मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं। बोर्ड मोहब्बत की दुकान का, सौदा नफरत के सामान का। इनको फर्क नहीं नुकसान का, क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का। ये आप और हम अपने बच्चों को, आगे वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? सभी जातियां योद्धाओं की, अध्यक्छ महोदय, सभी जातियां योद्धाओं की। योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती, सभी पूजनीय होते हैं। और खासतौर से राणा महाराणा प्रताप, उनकी सेना में तो 36 कौम ने उनको साथ दिया था। और मेरे साथी आज यहां पर नहीं है विपक्ष के, शायद हो सकता है टीवी पे देख रहे हो। उनके तो पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ अकबर की सेना के दांत खट्टे करे थे। वो भी ध्यान से सुने, ध्यान से सुने वो, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को बांटने की बात करी थी। सभी जातियां योद्धाओं की, योद्धाओं थे महाराणा प्रताप के। सभी जातियां योद्धाओं की, योद्धा थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप राजस्थान के और राजस्थान हिंदुस्तान का। युवाओं की बात हो रही है तो आज युवाओं से शुरू करते हैं। खेल, स्पोर्ट्स, युवा। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। पहली बार सभी खिलाड़ियों को, जिनके नाम यहां पर आज आप सबने लिए, उन्हें आमंत्रित करा गया था। युवाओं के अंदर स्टार्टअप जो चला रहे हैं उन्हें आमंत्रित करा गया था और उनसे बात करके किस तरह की युवा नीति बननी चाहिए, किस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं इस शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं फिर बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि खेल के अंदर 475 करोड़ का बजट को चरणबद्ध तरीके से 2 गुना किया जाएगा ताकि युवाओं के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। नई खेल नीति बनाई जाएगी। अब नई खेल नीति आपके लिए नई बात नहीं है। वो चांदना जी चले गए यहां से, उन्होंने, चांदना जी खिलाड़ी हैं ऐसे हट्टे कट्टे मजबूत, लेकिन उनके सामने एक रुकावट डाल दी थी। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं रुकावट क्या है, आप भी जानते हैं रुकावट क्या है। उनको बिठा तो दिया था वहां खेल मंत्री की कुर्सी पर, लेकिन उनके साथ एक रुकावट भी लगा दी थी। उसकी वजह से उन्होंने 2020 में यहां सदन के अंदर बोला था कि हम एक नई खेल नीति लेकर आएंगे। ये उनका कोट है, लेकिन 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया। हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बड़े मंथन करके एक अच्छी नीति बननी चाहिए जिसमें आप सबका सुझाव आमंत्रित है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, हम अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर लेवल का खेल होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ग्रास रूट लेवल का खेल होना चाहिए। जैसे कुछ हमारे साथियों ने बोला है कि आत्मीयता बनती है। अमेरिका के अंदर जहां पर गैंग वॉर्स होते हैं, वहां पर खेलों के माध्यम से उन युवाओं को जोड़ा जाता है एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर। हम आत्मीयता बढ़ाने के लिए लोगों को आपस में मिले, उसके लिए खेल, वो खेल ग्रास रूट भी होने चाहिए और एक्सीलेंस के लिए भी होना चाहिए, ओलंपिक्स के लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करा था। मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उस समय के खिलाड़ी ऐसे होते थे जो सुबह चलते थे तो अपने साथ 2 टिफिन लेके चलते थे, 2-3 जोड़ी कपड़े लेके चलते थे, क्योंकि सुबह ट्रेनिंग करते थे,
ट्रेनिंग करने के बाद, पसीने बहाने के बाद शर्ट पैंट पहनकर एक्स्ट्रा वो खेल मंत्रालय जाते थे, वहां पे अपनी फाइल को धक्का लगाते थे। वो 4-5 घंटे वहां बिताने के बाद फिर उसके बाद वापस कुछ भोजन करके, कपड़े चेंज करके फिर वो व्यायाम वर्जिश करने जाते थे। और इस तरह से वो होता था। टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग से फंडिंग है, उनके लिए अलग से उनके ऐसे मैनेजर्स उनके साथ लगाए हुए हैं जो उनकी सारी समस्या का हल करके देते हैं। हम राजस्थान के अंदर भी केंद्र की तरह टारगेट ओलंपिक पोडियम यहां शुरू करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उनके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अवेलेबल हो। 117 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों के लिए, पेरिस ओलंपिक्स के लिए रवाना हो चुके हैं। उसमें से 2 खिलाड़ी हमारे हैं, राजस्थान के। सभी हमारे हैं, बिल्कुल सही बोला, सभी हमारे हैं, लेकिन उनमें से 2 राजस्थान के हैं, अनंतजीत नरूका और महेश्वरी चौहान। सदन में मेरे छोटे भाई ने कहा कि उनको राजस्थान से कुछ नहीं मिला। रविंद्र जी भाटी ने कहा उनको राजस्थान से कुछ नहीं मिला। उन्हें पता नहीं। अनंतजीत और महेश्वरी दोनों ने, मैंने उन्हें बचपन से ही देखा है, बड़े होते देखा है, दोनों ने राजस्थान की भाजपा सरकार की बनाई हुई जो शूटिंग रेंज है वहां से अपना पूरा बचपन, वहां अपनी ट्रेनिंग करी, वहां से उनका पूरा करियर स्टार्ट हुआ। उनके दोनों के पिताजी वहां आते थे। और यूनुस खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप खेल मंत्री थे शायद उस समय। सुबह तो सुनना नहीं चाह रहे थे, आपने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम किया है। हम नर्सरी, ये हर राज्य क्या करता है, बड़ा ही हो, राज्य क्या करता है, राज्य एक नर्सरी है। उस नर्सरी में वो तैयार करता है खिलाड़ियों को, ताकि फिर जब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो जाए, फिर उसके बाद देश की सरकार उनको संभालती है। हमने यहां से उनको तैयार करके भेजा। यहां पे हजारों कारतूस उन्होंने शूटिंग रेंज के ऊपर चलाए हैं दोनों ने, और गर्व है, मैं फक्र है मैं, और मुझे उम्मीद है वो वहां पे जरूर पदक जीतेंगे। हम तो सारे के सारे कंटिंजेंट को सदन जोरदार ताली बजाकर टेबल थपथपा के उनको बधाई दे कि हमारे खिलाड़ी वहां पर जीत कर आए। खेलों को प्रमोशन करने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हम शुरू करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया वहां पे शुरू कराया, उसी तरह खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हम शुरू करेंगे। कोचेज और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, गुरु बहुत जरूरी होते हैं, और गुरुओं को सही ट्रेनिंग मिल पाए उसी के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 250 करोड़ हम लगाकर बना रहे हैं। और केवल एक ही जगह बन जाए उससे काम नहीं चलेगा, उसके अलग अलग संभाग के अंदर कॉलेजेस हों। ये हमारा विजन है, इसको हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके अजमेर के अंदर बोराज खाजीपुरा के अंदर कलेक्टर साहब ने जमीन भी चिन्हित कर ली है, बाकी जगह भी हम जमीन चिन्हित कर लेंगे, इसको जल्द ही बनाएंगे। यहाँ पर सभी कोचेस को बार बार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि वो अपनी नॉलेज जो है उनकी नॉलेज हमेशा अपडेटेड रहे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो पीटीआईज हैं, क्योंकि विभाग मदन जी का है, जो पीटीआईज हैं जो स्कूल में टीचिंग करते हैं, क्योंकि स्कूल, जैसे उस दिन डोटासरा जी बता रहे थे, स्कूल एक बेडरॉक है, फाउंडेशन है। स्कूल में अगर सही शिक्षा मिलेगी खेलों की भी, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं मदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने पीटीआई वहां पे ट्रेनिंग के लिए भेजें, और इस तरह से हम साइकिल पूरे साल भर चलाते रहेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, हम सब बातें करते हैं कि एक समय ऐसा था जब राजस्थान बास्केटबॉल के अंदर शानदार था, फुटबॉल के अंदर बहुत शानदार था। हमें अभी से संकल्प लेना है कि हम ऐसे ऐसे जिलों को जहां स्पेशलाइज्ड खेल हैं वहां उस पे फोकस्ड ट्रेनिंग दें, इसको हम करवाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट फिटनेस सेंटर, हाल ही में जैसे ही सरकार हमारी बनी, मैं एक दौरे पे गया, वहां पे एसएमएस स्टेडियम में, तो पता चला कि 1.5 करोड़ का एक जिम बन रहा था। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके अंदर एसएमएस स्टेडियम वाला हिस्सा, और 1.5 करोड़ की लागत से कोई जिम बने, ये तो नाइंसाफी है। पूरे राजस्थान के लिए एक आइकॉनिक प्लेस होनी चाहिए, उसको हम 10 करोड़ की लागत से शानदार फिटनेस सेंटर हम बनवा रहे हैं। पैरा एथलीट्स, हमारे पैरा एथलीट्स हमें गौरवान्वित करते हैं, बहुत पदक जीत रहे हैं बाहर, उनके लिए भी हर तरह की विशेष प्रावधान करवाए जाएंगे।
गांव के अंदर असली जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो गांव में बसता है। वहां पे उनके पेट में एक लगन है। अध्यक्ष महोदय, कोई खिलाड़ी रिसोर्सेज से, साधनों से नहीं जीतता। अगर कोई खिलाड़ी जीतता है, कोई चैंपियन बनता है, तो अगर उसके पेट में आग हो कुछ करने की, तभी जीत सकता है। इसीलिए हमारे वहां गांव के अंदर हमें एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब फिट इंडिया का, कि हम सब स्वस्थ रहें, फिट रहें, उसका आह्वान करा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चरणबद्ध तरीके से ओपन जिम्स लगाएंगे ग्राम पंचायतों के अंदर। पहले शुरू करेंगे 10,000 से अधिक जिनकी आबादी हो, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। सर्टिफिकेट, यहां पर कुछ साथियों ने भी बात करी कि उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट के अंदर एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत होती है फॉल्स सर्टिफिकेट्स की। ये फॉल्स सर्टिफिकेट्स की जो समस्या है, इसका समाधान करने के लिए हमारे को केंद्र के साथ बात करना पड़ेगा और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जैसे ही कोई नौजवान किसी भी खेल में खेलता है, चाहे वो 14 वर्ष का खेल कहीं खेल रहा हो, तो उसका एक बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन हमेशा क्लाउड में रहना चाहिए ताकि वो कभी बदल नहीं सकता। उसी तरह सर्टिफिकेट भी जो दिए जाएं, वो सर्टिफिकेट भी क्लाउड में पहुंचे ताकि कोई भी उसको देख सके। यूथ डे, राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ, विदेश में जाकर एक्सपोजर का अनाउंसमेंट हुआ। आप और हम जब छोटे थे तो हमारी दुनिया बहुत सीमित थी। आज के नौजवान, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, वो सीधे अमेरिका पहुंचता है, सीधे कहीं दूसरे देश में पहुंचता है। उनका एक्सपोजर और बढ़े, उसके लिए दूसरे देशों के युवाओं के साथ बात करें तो बहुत शानदार एक रहेगा। ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने तो करी हुई है, हम राजस्थान के अंदर भी करेंगे। हम अपने युवाओं को विदेश भेजेंगे ताकि वो दूसरे देशों के नौजवानों के साथ इंटरेक्शन कर सकें और उनका विश्वास और भरोसा और बढ़े। यूथ डे की बात हुई, हम केवल 12 जनवरी को यूथ डे बनाएं, केवल ऐसा नहीं है, ऐसा तो है ही कि एक ऐसा दिवस हो या 3-4 दिन हो जहां पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से नौजवान वहां पर आए और आकर एक साथ एक दूसरे से सीखें, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और उनमें भरोसा और जागे। लेकिन हम एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे, हम एक ऐसा आईटी पोर्टल बनाएंगे जिसमें लगातार हर महीने या हर दूसरे हफ्ते में कोई अंतर्राष्ट्रीय फिगर या राष्ट्रीय फिगर जो उनको मोटिवेट कर सके। हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो सकता है कोई आईएएस का कोई अधिकारी हो सकता है कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है कोई कम्युनिटी सर्विस करने वाला समाज सेवी हो, वो उनसे बात करे ताकि वो सब इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों का अनुभव है वो जान सके और उनका जो विजन है वो बड़ा हो सके। इसको हम लगातार, यूथ दिवस नहीं होगा, यूथ साल होगा, लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। न्यूट्रिशन, खाने की जो उनको एकेडमीज में खाना मिलता है, तकरीबन 7,000 रुपए खर्च होते हैं पर खिलाड़ी। मेरा यह मानना है, मैंने अपने अधिकारियों से भी बोला, हम अभी L1 करते हैं, टेंडर करते हैं। वो जब टेंडर होता है तो वो जो डाइट का जो पैसा है उस पैसे में से ही कम हो जाता है। वो अपने मसालची का पैसा निकाल लेता है, अपने वेटर का, अपने कुक का, सबका पैसा निकाल लेता है उसमें से। हम अभी कोशिश कर रहे हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे। हमारे पास 22 एकेडमी है। हम कोशिश ये करेंगे कम से कम 7, 8, 10 या जितनी भी हो सके, इंडस्ट्री विभाग भी मेरे पास ही है, हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें कि इंडस्ट्री हमसे पैसा पूरा ले उनके न्यूट्रिशन का, उसके बाद का जो ऊपर का खर्चा है वो अपने CSR से लगा दे। ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा लेकिन न्यूट्रिशन उनको शानदार मिलेगा। अभी रफीक साहब ने बात करी कि केंद्र से क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो रफीक साहब, केंद्र चाहता है कि हम खेलो इंडिया तुरंत आयोजित करें। हमने उनको बोला हमें 1 साल चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो यही मिलेगा, आप जो इशारा कर रहे हैं, पैसा मिलेगा हमारे को। तो केंद्र हमारे साथ है। साथ साथ मैं ये भी सदन को बताना चाहूंगा कि 32 जिलों के अंदर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित हो गए जो केंद्र करता है। खेलो इंडिया सेंटर स्थापित हैं। 17 नए जिलों के अंदर सितंबर 2024 तक खेलो इंडिया सेंटर स्थापित हो जाएंगे। युवाओं को आगे बढ़ने का अगर अवसर देना है तो अभी जो रफीक साहब इशारा कर रहे थे उसकी ज़रूरत है।
और उसके लिए इंडस्ट्री है। हमें कॉमर्स, इंडस्ट्री, इसको आगे बढ़ाना है। और ये दोनों विषय आज बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे एक साथी मुझे कह रहे थे ये तो बड़ा अजीब सा विषय हो गया कि युवाओं का और इंडस्ट्री का। मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप और हम एक मत होने चाहिए। हमें अभी लक्ष्य रखना चाहिए अगले कई सालों का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर ओलंपिक्स की अब तैयारी कर रहे हैं तो हम 2036 ओलंपिक्स की मेन तैयारी कर रहे हैं। क्यों? आपको याद हो, चाइना 20 साल तक चाइना ने ओलंपिक्स में हिस्सा ही नहीं लिया था। उसने 20 साल तैयारी करी। 20 साल का मतलब है उन्होंने 5 साल 10 साल के बच्चों को पकड़ा और 20 साल तक उनको ट्रेनिंग देते रहे। हम 28 के भी ओलंपिक्स में जाएंगे, 24 में तो गए, हम जाएंगे सब में। लेकिन हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम अभी करना चाहते हैं जिसमें 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे पूरे राजस्थान के अंदर हम उनको एक प्रक्रिया के अंदर उनको चुनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं 7 फीट वाले कोई माता पिता हैं, उनके बच्चों को ढूंढ लेता हूं, जैसे 150, और उनको अभी से बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने लगते हैं, 100% वो 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर अमेरिका की टीम के अंदर, क्या भारत की टीम के अंदर खेल रहे होंगे। इतना शानदार उनका स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो हमें अभी से 10 साल 12 साल के बच्चों का चयन करना है। उस टैलेंट हंट के ऊपर हम काम करेंगे और उसके बाद में उनको हम एकेडमीज में भेजेंगे और वो आप और हम मिलकर एक मत होकर चलाएं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं जिसमें आप और हमारे को एक मत होना चाहिए। आपने एसएमएस स्टेडियम, आप बहुत सारे यहां पर जयपुर में कई सालों से रह रहे हैं। मुझे याद है मैं जब 8वीं क्लास में था तो मैं जूनियर चैंपियनशिप के लिए किसी दूसरे शहर से जयपुर आया था। एसएमएस स्टेडियम वैसा का वैसा है जैसा तब था। इतना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। हम कोशिश करते हैं, वो खिलाड़ी तो साधारण परिवार का है, वो खिलाड़ी थोड़ी ना खेलने का पैसा दे सकता है। हमें वातावरण ऐसा बनाना है कि रेवेन्यू जनरेशन अलग हो और वहां से जो पैसा आए वो खिलाड़ी के लिए जाए। आगे चलकर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमें एसएमएस स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब सिंगापुर की कंपनी आए, यूके की कंपनी आए, भारत की बेस्ट कंपनीज आए और वो आकर बताए कि ये डिजाइन होना चाहिए जहां पर पब्लिक भी आ सकती हो, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आ सकते हो, सीखने वाले बच्चे भी आ सकते हो, लेकिन पैसा उन बच्चों से नहीं हो, पैसा रेवेन्यू जनरेशन अलग हो। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो अभी सरकार जब सत्ता में आई तो राजस्थान का जो आर्थिक व्यवस्था है वो 15 लाख करोड़। हमारा संकल्प है कि हम 5 साल के अंदर इसको 30 लाख करोड़ बनाएंगे। ईज ऑफ बिजनेस, अब कैसे करेंगे? ईज ऑफ बिजनेस और लो कॉस्ट ऑफ बिजनेस। हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है। हमारे मंत्रालय ने भी बिल्कुल तय कर लिया है कि हमारी मानसिकता यह नहीं हो सकती कि ये पैसा बना रहा है, वो पैसा बना रहा है। हम तो डिपार्टमेंट ही हैं जहां पर हम लोगों को अवसर दें करोड़पति अरबपति बनने का, जिससे एक माहौल ऐसा बने जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पूरे राजस्थान के अंदर एक पॉजिटिव माहौल हो। लैंड की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, बिजली की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा। अभी जैसे आपने फरमाया कि केंद्र सरकार ने क्या करा, इतना बड़ा काम करा। लाखों करोड़ों लीटर चाहिए होता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री चलाने के लिए अध्यक्ष महोदय। अब यह सारा पानी ईआरसीपी के माध्यम से सभी जिलों के अंदर पहुंचेगा। लो ईज ऑफ बिजनेस, लो कॉस्ट ऑफ बिजनेस। उसके साथ साथ हमने तुरंत पिछले 5-6 महीने के अंदर ही 3-4 बड़े निर्णय लिए। सबसे पहला, रीको के 1 किलोमीटर के आसपास की जो जमीन होती थी वहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था रीको से, हमने उसको हटा दिया। अभी रीको से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना आसपास की जमीन के लिए। पहले कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता था, हमने उसको बदल के खातेदारों की सहमति से लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी अब हम लेकर आएंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की नीति बनाएंगे। सप्लाई चेन का बहुत महत्व होता है और सप्लाई चेन राजस्थान में बड़ी मात्रा में है। 1/3 हिस्सा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का राजस्थान से होकर निकलता है। राजस्थान के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। सड़कों का
तीसरा सबसे बड़ा तंत्र राजस्थान में है, तो इसको हमारे को फायदा उठाना है, इसका सप्लाई चेन हमारे को बनानी है, उसके लिए भी हमें पॉलिसी बनानी है। कुछ देर पहले मेरे कुछ साथियों ने यहाँ से बोला था, मैं आऊँगा आपके विशेष एक एक व्यक्ति के ऊपर आऊँगा। कुछ साथियों ने कहा था कि कुछ बोरा साहब यहाँ नहीं है, वो चले गए। उन्होंने कहा था कि फाइनेंस नहीं मिल पा रहा, उसके ऊपर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करूंगा आगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप क्यों भूल गए कि आपकी सरकार थी। आपकी गलती नहीं है, लीडरशिप की गलती है। पिछली सरकार ने बजट में, जो ये इतना महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इस बजट के अंदर घोषणा करी कि 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा करी कि 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन बनाए कितने? केवल 31 औद्योगिक क्षेत्र। उसमें से आवंटित भूखंड कितने हुए? 1663 आवंटित भूखंड हुए, लेकिन उन 1663 में से प्रोडक्शन कितने में शुरू हुआ, उत्पादन कितने में शुरू हुआ? मात्र 43। इसीलिए तो दुख है, इसीलिए दुख है। यह होता है 2.5%, जबकि हमने 5 महीने के अंदर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 635 भूखंड आवंटित कर दिए हैं, और हम एक प्रतिबद्ध कमिटेड तरीके से काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो रीको का इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, उसको डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ खर्च करे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। हम आपसे दुगनी खर्च करके हम डेवलपमेंट करेंगे। हमने 270 करोड़ तो खर्च कर भी दिए डेवलपमेंट के लिए। पिछली सरकार ने अब रीको का पैसा जो डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए था, वो तो जो चुनावी घोषणाएं हुई थी उसमें लगा दिया। 1000 करोड़ रुपए रीको के जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। उस समय वो टी शर्ट वाला अलग है। 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ कम नहीं होता, 1000 करोड़ रुपए चुनाव के लिए जो लुभावनी योजना थी उसके लिए ट्रांसफर हो गए। वो पैसा नहीं आया, चुनाव भी हार गए, वो पैसा भी नहीं आया। ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया की बात हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, यहां कुछ भी करना संभव नहीं था। सब डिवीजन हुआ, ये सब करना संभव नहीं था। तो सरकार है, सरकार को ऐसा, सरकार की ताकत है, और इसीलिए हम ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आएंगे, ताकि ये सारी पुरानी समस्याओं का समाधान हो सके। उम्मीद है उसमें आपका, हमारे को पूरा समर्थन रहेगा। पिछले 5 महीने के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जोधपुर पाली मारवाड़ के अंदर हमने 90 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। 275 करोड़ के रुपए से हम वहां पानी का प्रबंध कर रहे हैं। 5 करोड़ लीटर पानी वहां पे प्रतिदिन इंडस्ट्री को मिलेगा, तब जाकर इंडस्ट्री चलेंगी। ये काम हमने पिछले 5 महीने में शुरू भी कर दिया। हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि उन संकल्पों के माध्यम से काम करेंगे। एमएसएमई पॉलिसी मल्टी डायमेंशनल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, बहुआयामी हो और व्यापक हो, संतुलित हो और समावेशी हो। उसके अंदर हमें ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है। हमारे को SC ST विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है हमारे रीको के इंडस्ट्रियल एरियाज में। लैंड कन्वर्जन रूल्स को हमें आसान करना है। सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन हमारी MSMEs को हमें प्रदान करना है। बहुत से ऐसे हमारे साथी थे जिन्होंने अपनी अपनी जगह बात करी, कहीं स्टोन का काम हो रहा है, कहीं पत्तियों का काम हो रहा है। ये सब का डेवलपमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट में होगा। उसके लिए 50 क्लस्टर्स के लिए हमने 150 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी भी हम करेंगे। 50 जिलों में हमने 63 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करा है। जेम्स और ज्वेलर्स को हमें एक्सपोर्ट के लिए उनको बढ़ावा देना है, तो उनके लिए एक बोर्स भी बनाएंगे हम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यही बात थी जो बोरा साहब बोल रहे थे कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। वो फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी प्रोसीजरल गाइडलाइंस ही नहीं बनी थी। जब गाइडलाइन ही नहीं बनी तो उसको सहायता कैसे कर सकते हैं। अब हम उसकी पूरी गाइडलाइंस बनाएंगे
और 15 अगस्त, ज़्यादा समय भी नहीं लगाते, 15 अगस्त 2024 को ऑनलाइन पोर्टल हम स्टार्ट कर देंगे ताकि ये इन्वेस्टमेंट के जो प्रमोशन स्कीम है ये सब उपलब्ध रहे। हम एक इन्वेस्टमेंट समिट करने वाले, आपने भी करी थी, बड़ी पार्टी हुई थी, करीब 50 करोड़ तो लगा ही था, उसके ऊपर जो लगा वो पता नहीं। आपकी जो समिट हुई थी उसमें 12.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए, 12.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन लगे कितने? मात्र 2 लाख करोड़ से भी कम, 15%। 15%। अशोक चांदना जी ने टाइल्स की बात करी थी, औरों ने भी बात करी थी। हम गैस लेकर आ रहे हैं, टाइल्स के लिए गैस की जरूरत होती है, एनर्जी, उस गैस को लेकर आ रहे हैं और भी उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जो टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके वो राजस्थान में हो सके। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग से बात करी कि आप इंजीनियरिंग विभाग बनाइए अपने स्पोर्ट्स के अंदर। महकमा बड़ा करने से काम नहीं होता, लेकिन कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है वो टीवी पे सुन रहे हो कहीं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पॉलिसी, रफीक साहब भी बोल रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने तो तहसील तक पहुंचा दिया, अब आप ग्राम पंचायत तक पहुंचा दीजिए। मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि अभी तक 6 ही बने हैं, अभी तक 6 ही बने हैं, 5 प्रगति पर हैं, तो इसका मतलब अभी भी हमें तहसील पे ही काम करना है। बाल मुकुंद जी ने बोला अपने चौगान स्टेडियम के लिए, बाल मुकुंद जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चौगान स्टेडियम के अंदर हम करोड़ों रुपए खर्च करके उसको शानदार तैयार करेंगे। अमीन कागजी साहब ने कहा एमएसएमई योजना पहले से थी तो फिर उसमें काम क्यों नहीं हो पा रहा था? काम इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें कमियां थी, कई सेक्टर्स के अंदर कमियां थी, उन कमियों को हम दूर करेंगे। टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात करी, अरे टेक्सटाइल पार्क की बात करने से पहले आपको पता तो कर लेना चाहिए था पूरा। पीएम मित्र योजना के अंदर भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क मिल रहा था, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें केवल जोधपुर दिखाई देता था, वो उसको जोधपुर लेके चलेगा। अब जोधपुर में कपड़ा बनता नहीं है तो वहां टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ना जोधपुर को मिला ना भीलवाड़ा को मिला। हम भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क लेकर आएंगे, यह आश्वासन देंगे। रोहित बोरा जी का ने बोला, एक का तो मैं चर्चा यहां कर चुका हूं, दूसरा उन्होंने कहा कि SSOID जनरेशन ये विभाग के अधिकारी करते हैं, रीको के अधिकारी करते हैं, गलत। इंडस्ट्री के अधिकारी करते हैं, गलत। हर व्यक्ति अपना SSOID जनरेट कर सकता है, और अब अगर वो कम है तो हम मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं जिससे फेस टू फेस इंटरैक्शन ही खत्म है, सारा काम ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी है, 5 महीने के अंदर ही हमने 1.5 लाख करोड़ के MOU कर लिए अपने PSUs के साथ। हम सोलर पावर को बढ़ाएंगे और भी तरह से पावर लेकर आएंगे। साथ ही यह भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपकी सरकार ने एक कैप लगा रखी है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अपना इंडस्ट्री लगाना चाहता है और कहता है कि मैं अपना, आप हमें बिजली नहीं दे पा रहे तो मैं खुद प्रोड्यूस कर लेता हूं अपनी बिजली, तो पिछली सरकार ने उस पर कैप लगाई हुई थी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं और मुझे यकीन है उस पर कोई पॉजिटिव स्टेप लिया जाएगा। हम हर तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। स्पीकर महोदय के लिए बोला गया कि आपने उस दिन कहा कि प्लास्टिक यूज नहीं होगा, उनका मतलब था सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं होगा। प्लास्टिक तो हर जगह यूज होता है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बहुत अच्छा सुझाव है बोरा साहब का, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक उसको हम करेंगे। राजा खेड़ा की उन्होंने बात करी, आपकी सरकार में आप नहीं कर पाए क्योंकि वो अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, उबड़ खाबड़ जमीन है, उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। जब कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? लेकिन फिर भी हम राजा खेड़ा को फिर से दिखवा लेंगे। आप तो इंडस्ट्री लगाने वाले बनिए, लगाने के लिए हम पूरी तरह से समर्थन देंगे। टाइल्स की फिर बात हुई, चंद्रभान जी ने बोला कि 100 रुपए खाने के लिए कम है।
इसीलिए हम 100 रुपये नहीं देते। हम 600 रुपये देते हैं। जो नेशनल गेम्स के लिए जाते हैं, जो स्टेट लेवल के लिए जाते हैं, उनको 600 रुपये देते हैं, और जो नेशनल के लिए जाते हैं उनको 1000 रुपये देते हैं। हाँ, स्कूल के। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे और मेरे साथियों ने बोला कि मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक डेटा पूरा रहेगा कि कौन से सदस्य के क्षेत्र में क्या समस्या है। मैं सभी को कहना चाहूंगा, चाहे खेल मंत्रालय हो, चाहे रीको का एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, हम तो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं आप सबकी भी मदद चाहिए। जैसे स्टेडियम्स के लिए आप सब साथी जब मुझसे बात करते हैं, मैं सभी को ये कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में देखिए, कोई वहां माइनिंग का फंड हो, कोई इंडस्ट्री हो, आप कहीं से साधन जोड़िए। वो मेजर ध्यानचंद योजना ही है, स्टेडियम योजना। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो केंद्र में है, उसी से प्रेरित ये योजना है। वहां पर भी ये है कि जितने पैसे आप डालोगे उतने ही पैसे सरकार डालेगी। इसमें अभी सीमा 1 करोड़ की लगाई हुई है। उसके अंदर भी मैं अपने विभाग से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस फंड को भी बढ़ा सकते हैं, कैप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सब जिलों के अंदर या तहसीलों के अंदर अगर स्टेडियम की व्यवस्था हम कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। और साथ साथ इंडस्ट्री, हम जहाँ चाहे सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर किस तरह के सॉल्यूशंस लाने हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कुछ 1979 से पहले की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर रीको का कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। एक जगह जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसके बाद रीको का अधिकार खत्म हो जाता है, अगर वो प्रोडक्शन बंद हो जाए उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम अनेकों योजनाएं लेकर आ रहे हैं ताकि एक पॉजिटिव माहौल बने राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप सबका उसमें हमारा योगदान हो, आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न ये है